वर्किंग प्रोफेशनल में जितने भी जो एम्प्लॉयज हैं वो सब आ गए इसमें। अब इसमें आप चाहें तो बाइफर्केशन कर सकते हैं, ओनली फॉर फीमेल रख सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मेंटल वेलनेस फॉर फीमेल्स, फॉर वुमेन, फॉर वर्किंग वुमेन। अगर आप मेल हैं तो आप सिर्फ फीमेल पे ना जाएं कभी भी, क्योंकि मेल के साथ में फीमेल कनेक्ट होगी कि नहीं होगी, वो यही समझेगी कि तुम क्या समझो हमारा दर्द। ठीक है, हालांकि आप कह सकते हैं कि मैं भी शादीशुदा हूं, बट इतना काम नहीं करेगा वो। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, देन अगले लिखें बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स। आपको नहीं लगता बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे मेंटल इश्यू से गुजरना पड़ता है, राइट? तो आप अपनी वेलनेस की निश बना लें बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए। यानी कि आप स्ट्रेस और वरी और ओवर थिंकिंग एंजाइटी के पैटर्न हील करेंगे। किनके लिए हील करेंगे? ओनली फॉर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो वेलनेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकता है, वेलनेस फॉर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वेलनेस फॉर स्टूडेंट्स हो सकता है। जहां स्टूडेंट्स आ जाएगा वहां पेरेंट्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के केस में कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग हैं। कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को यूज करेगा, कस्टमर वो होता है जो पे करेगा। ज्यादातर में कंज्यूमर कस्टमर सेम ही होता है, लेकिन पढ़ाई हो गई या बच्चों के खिलौने हो गए, बच्चों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब में कंज्यूमर बच्चे होते हैं और कस्टमर होता है पेरेंट। ठीक है, तो वेलनेस के अंदर वेलनेस फॉर स्टूडेंट्स आई है, तो स्टूडेंट्स को भी आप सिखा सकते हैं और आप उनके पेरेंट्स को सिखा सकते हैं कि बच्चों को मैं कैसे वेलनेस लेकर के आए। बच्चों को अगर एंजाइटी या इश्यूज स्ट्रेस है तो उन्हें कैसे डील किया जाए, ये एंगल आप ले सकते हैं। ठीक है जी। फिर आप ले सकते हैं वेलनेस फॉर एथलीट्स। स्पोर्ट्स पर्सन और जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए आप वेलनेस ले सकते हैं। ये चार एरिया यू कैन चूज: वेलनेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वेलनेस फॉर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, और या फिर स्टार्टअप ओनर्स, वेलनेस फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलनेस फॉर एथलीट्स। वेलनेस फॉर हाउसवाइफ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि हाउसवाइफ जनरली किसी पे डिपेंडेंट है। तो जब बंदा पेमेंट करने वाला बंदा डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सेल्स में एक मीडिएटर बीच में आ जाता है जो आपकी सेल्स को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसमें आप ना जाएं तो बेटर है। वेलनेस में आप कॉर्पोरेट को भी ले सकते हैं। ये सब क्या है? B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कॉर्पोरेट, वेलनेस फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स मतलब आएंगे इंप्लॉइज ही, लेकिन यहाँ पे पैसा आपको कॉर्पोरेट देगी, राइट? तो आप जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉइज को ट्रेन करने जाते हैं तो पैसा आपको कंपनी देती है, राइट? लेकिन कोचिंग तो आप किसको देते हैं? एम्प्लॉइज को देते हैं। तो इसलिए कॉर्पोरेट को B2B बोला जाता है, बिजनेस टू बिजनेस डील बोला जाता है। तो इसलिए आप कॉर्पोरेट को भी रख सकते हैं, वेलनेस फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट की वेलनेस का मतलब उसके जो एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज को कैसे स्ट्रेस हैंडल करना है, उनके एम्प्लॉइज को वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, राइट? सेम पेज लिख दें अगर ये क्लियर हो गया है। तो वेलनेस हो गया व्हाट, वेलनेस में भी मेंटल वेलनेस हो गई, व्हाट ही प्रॉब्लम यू विल सॉल्व, एंड किसका करोगे, हु यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो एक निश का आपका व्हाट और हु दोनों क्लियर है। सेम पेज लिखे अगर ये क्लियर है तो। चलो 5 लोग तो हैं सेम पेज पे, बाकी के आगे निकल गए।
या पीछे रह गए? तो अब देखें, वेलनेस और वेलनेस के अंदर इनमें से कुछ आप चूज कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी लिखें। सेकंड कैटेगरी क्या है उसको समझें जरा। व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी है हाई परफॉर्मेंस। आप लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ाने में काम कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या क्या एरिया कवर कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी, फोकस, टाइम मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, यानी कि रिसोर्सफुल पॉजिटिव स्टेट्स में रहना, देन इमोशन मैनेजमेंट, एंगर से डील करना, सेल्फ डाउट से डील करना, हाई एनर्जी में कैसे रहें, अपनी एनर्जी पे काम करना, हैबिट्स मास्टर करना, राइट प्रोडक्टिव हैबिट कैसे डेवलप करें, हैबिट्स की मास्टरी करना, हाउ टू डील विथ योर फियर्स, अपने अंदरूनी डरों से कैसे डील करें, डीलिंग विथ फियर्स। ठीक है, ये सब हाई परफॉर्मेंस का हिस्सा बन सकते हैं। डन। अब हाई परफॉर्मेंस की जरूरत किन किन को है मार्केट में? हाई परफॉर्मेंस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो लोग अपना कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इनकम बढ़े, प्रोफेशनली अच्छे से आगे बढ़ पाए, तो उनको परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी अपनी। वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगेन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप ओनर्स। डन। वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और एथलीट्स, यही सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस की जरूरत है। और यहाँ पे भी आप कॉर्पोरेट्स को भी टारगेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस।
कि आप हमारा प्रोग्राम रखाएं, हम आपके एम्प्लॉयज को ज्यादा इंगेजमेंट, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वो अपनी स्टेट्स को मैनेज कर सकें, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, एनर्जेटिकली जिए, अच्छी आदतें बना पाए, अपने डरों से डील कर सकें। तो आप कॉर्पोरेट्स को भी इसमें कर सकते हो। कॉर्पोरेट B2B हो जाएगा, बाकी सब कुछ B2C है। डन। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस में प्रोक्रेस्टिनेशन भी लिखें। ये अपने आप में एक हीरो है आजकल। सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके भी आजकल लोग हैं जो कि सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके भी काम कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। क्लियर है आप लोगों को ये? क्लियर है तो गुड। आगे की पे बढ़ जाएं। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास में। अब आए तीसरे ऑप्शन पे। थर्ड, व्हाट एंड हु क्या रह सकता है? थर्ड आप रख सकते हैं रिलेशनशिप निश। आज आप देखते हैं भारत में जो डाइवोर्स रेट है बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि जो रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं। ये तो वो रिश्ते हैं डाइवोर्सेस जो कानूनन हुए हैं। अगर आप उन डाइवोर्सेस को भी गिन लें जो मन में हो चुके हैं, तो भारत भी 40-50% पे है आज की डेट में। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं समाज की डर से बैठे हुए हैं, इसलिए आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी अंदर अंदर तो हो चुका है। तो आप देखें जरा कि रिलेशनशिप की निश है, रिलेशनशिप में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं देखें। रिलेशनशिप सिर्फ अलग अलग फेजेस हैं। एक हो सकती है डेटिंग कोच। ये अभी इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन अमेरिका और चाइना में वन ऑफ द एक्सपेंसिव कोचेज होते हैं डेटिंग कोचेस। डेटिंग कोच आपको मदद करता है कि आप अपने अपोजिट जेंडर से बात कैसे करें, उससे रिश्ता कैसे डेवलप करें, उससे अपनी किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए कैसा, कपड़ों का सेंस कैसा होना चाहिए। तो दे गिव प्रॉपर डेटिंग कोचेस। जो लोग शाय हैं लड़कियों से बात करने में या लड़कों से बात करने में, उनको कोचेस की मदद से दे गो स्टेप बाय स्टेप। एंड कोचेस, डेटिंग कोचेस बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं। तो रिश्ते की एक पड़ाव होती है डेटिंग कोचिंग, जहां पे किसी ने मिलना चालू किया है। उसके बाद का दूसरा हो सकता है मैरिज। तो दूसरी जगह जहां पे रिलेशनशिप में आप कोच कर सकते हैं वो कपल्स को कोच कर सकते हैं। मैरिज के बाद में तीसरा पड़ाव रिश्ते का हो सकता है पेरेंटिंग। तो यानी कि रिलेशनशिप निश के अंदर एक सब निश आती है पेरेंटिंग, कि पेरेंट्स को कोच कर सकते हैं। इसके बाद में अगला फेज होता है डाइवोर्स या फिर सेपरेशन। जो डाइवोर्स है या सेपरेटेड है उन लोगों के लिए कोचिंग। इसकी संख्या अभी भारत में कम है, तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी आप इस ये वाले जोन में और ये वाले जोन में ज्यादा ना दिमाग लगाएं, मगर इन दोनों जोन पे आप खेल सकते हैं। इसमें अभी भी आप वन ऑन वन में ही खेल पाएंगे, आप ग्रुप में नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भारतीय इतने ओपन नहीं हुए हैं अपने रिश्तों को लेकर के कि खुले में आकर के किसी वेबिनार में बैठ करके प्रॉब्लम शेयर करना पसंद करें या किसी वेबिनार में आकर के बात करें। राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी दुनिया को हम यही बताना पसंद करते हैं कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं जी, हमारा रिश्ता तो बहुत बढ़िया चल रहा है। रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है वो चार दीवारी के अंदर ही रहे तो बढ़िया है। ठीक है। हमारे यहाँ पे कई बार वाइफ है जो कोचिंग करना चाहती हैं, तो पति नहीं मानता, उसे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कौन सिखा देगा। और कहीं पे पति आना चाहते हैं तो वाइफ नहीं मानती कि मैं क्यों अपना रिश्ता बाहर जाके किसी से डिस्कस करूं। बट वन टू वन में आना लोग पसंद करते हैं। और आज कपल कोचिंग जो भारत में है, मैरिज काउंसिल जो है वो बढ़ रही है और मैरिज काउंसलिंग इंप्रूव हो रही है और लोग थोड़े एजुकेट हो रहे हैं कि, क्योंकि आप देखें, मतलब कि आयरनी देखिए आप,
कि आपको एक गाड़ी भी चलानी है तो आप कहीं से सीखते हैं कि गाड़ी कैसे चलानी है। यस। आपको अगर स्विमिंग सीखनी है तो भी आप सीखते हैं कि स्विमिंग कैसे करें। राइट। स्विमिंग भी सीखते हैं हम लोग। इवन आप एरोप्लेन चलाना चाहते हैं तो एक लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है आपको। ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कहीं आपका रिश्ता तय हो जाता है, 5-6 महीने सगाई रहती है, फिर एकदम से आपकी शादी हो गई। अभी तक आपको अपने कमरे में अकेले रहने की आदत थी, अब सडनली एक अजनबी के साथ में आपको रहना है, जिससे आप कुछ महीने पहले मिले हैं। लड़की के लिए तो और भी प्रॉब्लम होगी कि तो लड़का तो एटलीस्ट उसी घर में तो है, अब लड़की को तो नए माँ बाप के साथ भी एडजस्ट करना है और नए घर में भी एडजस्ट करना है, और बिना ट्रेनिंग के। इसकी कोई दोनों को ट्रेनिंग नहीं मिली है कि इस रिश्ते को इस चलाना क्या है, इसकी क्या ट्रेनिंग मिली है, दोनों को ट्रेनिंग नहीं मिली। और ये अज्यूम किया गया है कि ये तो अपने आप चलने वाली चीज है। आपकी जब शादी हुई तो रिश्ते चलाने का क्या अनुभव था आपके पास? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस यू हैड? गहरे तौर पे तो आपके पास एक ही एक्सपीरियंस था, अपने माता पिता का। और क्या अनुभव था आपके पास में? बाकी सारे आप कहेंगे कि नहीं भैया भाभी का भी था, इसका भी था, उसका भी था, चाचा का भी था। देखिए वो सब बाहर से था, बाहर से देखे गए को आप नहीं समझ सकते। करीब से तो आपने सिर्फ अपने माता पिता का ही रिश्ता देखा था एक। उसी रिश्ते ने आपके रिलेशनशिप की पैराडाइम को शिफ्ट किया। ठीक है। बनाया रियल में तो। बाकी तो कई लोग तो करण जौहर से भी इंस्पायर हो जाते हैं। कहीं पे कोई चुनरी हिलेगी, कहीं पे कोई शाहरुख खान बाहें फैलाएगा। ठीक है। तो कईयों का रिलेशनशिप का जो मीनिंग है वो मूवीज के द्वारा प्रेरित हो जाता है, तो आप कई ऐसे लोग देखेंगे आपको बड़े फिल्मी होते हैं रिश्तों में। ठीक है। तो जो मूवीज हैं वो कई लोगों के लिए शेप कर दी। मूवीज तो फिक्शन है, उनसे कोई रियल नॉलेज आपको मिलती नहीं है, इट्स प्योर फिक्शन, मोस्टली फिक्शन। एकता कपूर के सीरियल देख लें आप। आज इंडिया की कई सासें इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने तुलसी को देखा है और घर में आ गई कोमलिका। ठीक है। तो अब समझ रहे हैं ना? तो उनकी एक्सपेक्टेशन, सासों की एक्सपेक्टेशन एकता कपूर के सीरियल से बन गई है। अब ऐसी बहू कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब वो परेशान रहेगी क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक सास बहू का रिश्ता कंडक्ट कैसे होता है, इसके पास क्या एक्सपीरियंस है? इसके पास सिर्फ एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो इसका अपनी सास के साथ रहा था। बाकी सब कहानियां हैं इसके पास में और कुछ भी नहीं है। ये सो नो। मस्ती में हम सीख रहे हैं लेकिन मुद्दा ये गहरा है। विदाउट एनी स्किल ऑफ कंडक्टिंग ए रिलेशनशिप, विदाउट लर्निंग कि रिश्ता की क्या डायनामिक्स होती है, एक ह्यूमन बीइंग रिश्ते बनाता क्यों है, क्यों हम इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फैमिलीज के स्ट्रक्चर्स हमने डेवलप किए हैं, एक सोसाइटी बनती किससे है, एक सोसाइटी फैमिलीज का ग्रुप ऑफ फैमिली सोसाइटी। राइट। तो ये जो हेरारकी, एक नेचुरल हेरारकी हमने डेवलप करी है, एक सोशल स्ट्रक्चर जो हमने डेवलप किया है, ये सोशल स्ट्रक्चर को कैसे चलाना है, कैसे सीखें? आज आपसे एक कंपनी चलाने को बोल दो तो कंपनी चलाने के लिए सीखना पड़ेगा, मगर एक फैमिली चलानी है, सब ड्रामे से चल रही है, बस कोई स्किल नहीं है किसी के पास कंडक्ट करने की। गेस वर्क चल रहा है, जिसके हिसाब में जो आया उस हिसाब से चल रहा है इंसान। तो पहली चीज तो शादी चलाने की कोई स्किल नहीं थी आपके पास में। ठीक है। रियल रेफरेंसेस नहीं है आपके पास में, सिर्फ फिक्शनल रेफरेंसेस हैं। रियल रेफरेंस में एक माता पिता का रिश्ता है। अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने भी जैसे तैसे करके चलाई है। तो माँ एक ही शिक्षा देती गई
कि रिश्ते को चलाना है, झुक के रहना, झुक के रहना, ठीक है, गलती भी हो तो मान लेना। या फिर बचपन से प्रोग्रामिंग कर दी गई कि भाई गेम ही खत्म कर दिया कि घर से डोली जाएगी, वहां से अर्थी आएगी, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेट, ये तो वार्निंग हो गई, ये तो अल्टीमेटम दे दिया आपने। मगर रिश्ता चलाएं कैसे प्यार से, ये सिखाया क्या? ये नहीं सिखाया गया। अच्छा, ये हो गया। अब आपका अगला पड़ाव, अब पहले आप जूझ ही रहे थे कि रिश्ते को कैसे चलाना है। शुरुआती 2-3 साल तो केमिस्ट्री से चल गए, ऑक्सीटोसिन के लेवल, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन के लेवल इतने बढ़िया थे कि उन्होंने ही चला दिया। अब जैसे जैसे कुछ साल बीतेंगे, इन आपके जो यूफोरिया है, केमिकल यूफोरिया, यूफोरिया तो डाउन हो जाएगा। अब रिश्ता कैसे चलाएं? अब इसी बीच आप समझने का प्रयास ही कर रहे थे कि इसको कैसे चलाना है, सडनली अब आपने बच्चा पैदा कर लिया, ठीक है। अब आपको पेरेंटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि एक बच्चे को कैसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है, आपकी कौन कौन से बिहेवियर वो अडॉप्ट कर रहा है, आपकी कौन कौन सी आदतें वो पकड़ रहा है, ये कुछ आपको जानकारी नहीं है। और अब आप एक बच्चे को पेरेंट करेंगे विदाउट एनी स्किल। आपका पेरेंटिंग का एकमात्र एक्सपीरियंस आपको पता है जो आपकी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से रेफरेंस ले सकते हैं कि मैं क्या क्या करूंगा और क्या क्या नहीं करूंगा। एटलीस्ट ये मेरे साथ हुआ था, ये तो मैं नहीं करूंगा अपने बच्चे के साथ में। ज्यादा से ज्यादा ये रेफरेंस है आप, और क्या रेफरेंस है आपके पास में? एक अनजान जिंदगी आपके घर में आ गई, आपकी जिम्मेदारी है उसको पेरेंट करना, यानी कि आप एक गाइड हैं जो एक लाइफ को जीना सिखा रहे हैं एक प्लेनेट पे, जो फ्यूचर में आने वाले लोगों को जीना सिखाएगी और जिसे फ्यूचर कहा जा रहा है। एंड आप ये काम कर रहे हैं विदाउट एनी स्किल। यस और नो? स्किल नहीं है, इसी का नतीजा आप देख रहे हैं। आज भारत में हर रोज 60 लाख रील्स बन रही हैं। आज बच्चे सुसाइडल हैं, हर रोज भारत में 10 बच्चे सुसाइड करते हैं, ठीक है। और उसमें से सबसे बड़ा कारण होता है एकेडमिक प्रेशर। बच्चों का सुसाइड करना के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ये पेरेंटिंग का लूप होल है, सोसाइटी का लूप होल तो है ही, मगर इट्स अ लूप होल ऑफ पेरेंटिंग। क्लियर है जी? तो आज आप देखेंगे कि पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस। इनिशियली यू हैव टू एजुकेट पीपल, ठीक है। जब आप ये सब बातें लोगों से करेंगे तो उन्हें अवेयरनेस आएगी कि यार बात तो सही है। ये तो रिश्ता तो जीवन भर की यात्रा है ना। कोई आप ट्रेन की बोगी में मिले मुसाफिर थोड़ी है जो एक दो स्टेशन की बात है। और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है भाई। नहीं, ये बात है अलग है कि कुछ लोग इसी बात से संतुष्ट हैं कि ये सातवां ही चल रहा होगा। तो यहाँ पे स्कोप है, फ्यूचर में और स्कोप बढ़ेगा। तो फर्स्ट निश इज वेलनेस, सेकंड इज हाई परफॉर्मेंस, थर्ड इज रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स भी ले सकते हैं आप, डाइवोर्स सेपरेशन जहां लिखा है वहां पे यू कैन राइट ब्रेकअप्स एज वेल। ओके।
फोर्थ लिखें यहीं पे, ब्रेकअप भी लिख लें कि आजकल बच्चे ब्रेकअप से भी बहुत गुजरते हैं। फोर्थ लिखें सेल्स। सेल्स में आप दो रख सकते हैं, कॉर्पोरेट्स, बिजनेस टू बिजनेस। क्या आप कॉर्पोरेट्स को डायरेक्टली, LIC हो गई या और कोई कॉर्पोरेट में जाकर के कहा कि मैं आप लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे माइंड पावर मोडेलिटी यूज करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हुए अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, इसमें हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो आप कॉर्पोरेट्स को अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें कुछ स्पेसिफिक रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स ना होने की वजह से जो आने वाली प्रॉब्लम है वो मेल हो या फीमेल हो सभी को सेम होनी है, उसमें डिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट फिर भी आप बिजनेसमैन रख सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए सेल्स प्रोग्राम फॉर बिजनेसमैन और ऑब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, और या फिर आप सेल्स प्रोग्राम एजेंट्स के लिए, फिर एजेंट्स इंश्योरेंस के हों चाहे रियल एस्टेट के हों, उनके लिए आप कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो सेल्स अपने आप में एक माइक्रो निश है, क्योंकि सेल्स एक स्टेप है बिजनेस डेवलपमेंट का। तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ऑपरेशन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, और मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, सेल्स चाहिए। तो एक पूरे बड़े प्रोसेस का एक स्टेप सेल है। तो किसी बड़े प्रोसेस का एक स्टेप लेना अपने आप में माइक्रोनिश हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में स्पेशलाइजेशन है। बिजनेस बिल्डिंग का जो पूरा कोर मार्केट है उसका एक सब मार्केट सेल्स हो गया है एक तरीके से। फिफ्थ लिखें मनी। प्रॉब्लम क्या होगी? मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, डेट के इश्यूज, पैसा ना कमा पाने के इश्यूज, पैसा इन्वेस्ट ना कर पाने के इश्यूज, मैनेज ना कर पाने के इश्यूज। मनी निश। मनी निश में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेसमैन या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स। बिजनेसमैन और वर्किंग प्रोफेशनल, ये दो पार्ट इनफ है इसमें, इसमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी से आने वाले दुख दर्द सबके जीवन में सेम है। तो मनी फॉर बिजनेसमैन ऑब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, क्या आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस मनी कैसे वो मैनेज करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, वो आप सिखा सकते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट हो सकते हैं मनी में, माइंडसेट और स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर आप कोई स्टॉक और इन सब की नॉलेज नहीं रखते तो सिर्फ माइंडसेट पे कोचिंग दें, मनी साइकोलॉजी पे, मनी माइंडसेट पे। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटेजी जानते दोनों को कंबाइन करके भी दे सकते हैं। वेलनेस फर्स्ट निश, हु एंड व्हाट, हाई परफॉर्मेंस व्हाट एंड हु, थर्ड रिलेशनशिप व्हाट एंड हु, सेल्स, मनी। सिक्स्थ लिखें, छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिक्स्थ निश हो सकती है आपकी बिजनेस। बिजनेस का मतलब बिजनेस को ठीक करेंगे आप। जब आप बिजनेस को ठीक करते हैं, किसी के बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाना, उसकी इनकम इंक्रीज करना, उसकी सेल्स बढ़वाना, राइट, ये सब आएगा बिजनेस को बढ़ाने में। अब देखिए बिजनेस ग्रोथ जो है वो दो एलिमेंट पे डिपेंड करती है, स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। स्ट्रेटेजिक एलिमेंट होते हैं, आप उनमें पॉलिसी है नहीं, ऑटोमेशन है नहीं, सिस्टम्स डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कस्टमर एक्विजिशन कैसा है, ब्रांडिंग कैसी है, मार्केटिंग मैसेज कैसा है, ऑफर कैसा चल रहा है उसका, कौन कौन से चैनल्स वो मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है उसकी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर क्या है। ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक में आती हैं। स्ट्रेटेजिक काम आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद एक बिजनेसमैन हो, अदरवाइज आप स्ट्रेटेजिक में नहीं आ सकते। लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने में एक दूसरा फैक्टर है, बिजनेस ओनर।
तो यहाँ पे जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस ओनर को ठीक करना है। तो यानी कि आप बिजनेस ओनर के माइंडसेट पे कोच कर सकते हैं, माइंडसेट कोचिंग फॉर बिजनेस ओनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिजनेस ओनर्स के लिए आप रखेंगे बिजनेस ठीक करना, लेकिन यू विल नॉट फोकस ऑन स्ट्रेटेजी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप इस पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिजनेस ओनर पे करेंगे। इसमें माइंडसेट हो गया, बिजनेस ओनर को आपने विजुअलाइजेशन कराना सिखा दिया, उसके बिलीफ क्लियरिंग कराइए, उसकी उसकी वैल्यूज को एक्सप्लोर करा दिया। ठीक है, उसके एफर्मेशंस बिजनेस को बढ़ाने के डेवलप कर दिए, उसके कोई मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उनको ठीक कर दिया। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बिजनेस ओनर के लिए। उसके अंदर कोई डर है तो उस डर को कैसे हील करे, वो कोई सेल्फ डाउट आता है तो सेल्फ डाउट को कैसे मैनेज करे, ये सारी चीजें। क्लियर। तो छठी नीश है बिजनेस ओनर्स, और प्रॉब्लम क्या, उनके माइंडसेट से रिलेटेड बिजनेसमैन के प्रॉब्लम। वैसे हाई परफॉर्मेंस और मेंटल वेलनेस में ये चीज कवर हो ही गई है, लेकिन फिर भी आप इसको रिवर्स करके भी ले सकते हैं कि आप बिजनेस ओनर को टारगेट, वैसे आप वेलनेस में बिजनेस ओनर टारगेट कर रहे हैं तो वो सिमिलर हो ही गया है एक तरीके से, फिर भी आप इसको अलग से रख सकते हैं। तो ये 6 निशेज हैं दोस्तों, हाईली प्रॉफिटेबल है। इन 6 में आप जिससे सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं वो आपको चूज कर लेनी है, इसके अलावा किसी निश में नहीं जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी निश में जाते हैं तो फिर बाद में जिम्मेदारी मेरी नहीं है, खतरा आपका है पूरा। मैं तो सब सिखाऊंगा ही। ठीक है, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा अगर आप इसके अलावा और किसी निश में जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि बाकी इसके अलावा जो भी निशेज हैं वो बड़ी खतरनाक निशेज हैं। ठीक है, उनमें बहुत खतरा है, वॉलेटाइल मार्केट है, कहीं पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा नहीं है, कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कहीं पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। मगर ये 6 ऐसे हैं कि जिंदगी भर चलेंगे, जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं तब तक ये चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें, मनी और सेल्स जो है ये किसी भी बिजनेस की सर्वाइवल नीड्स होती हैं। आप ध्यान दें, जो सर्वाइवल नीड्स हैं और कुछ होती है ग्रोथ नीड्स, ये दोनों ही नीड्स इन निशेज में आती हैं। इसलिए जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं ये निशेज हमेशा चलेंगी, इनमें हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी होगी अगर आप अच्छे से काम करेंगे। डन। तो अभी मुझे बताएं आप कौन सी निश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कौन सी निश आपको लग रही है। शुरुआत में कोई भी 2 चूज करें, एक फाइनल पे ना पहुंचे, इन 6 में से 2 अपने लिए चूज करें। चूज करने का तरीका क्या है, चूज करने का तरीका है जिससे आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं या फिर जिस पे आपको एक्सपीरियंस है, या तो रेजोनेंस या फिर अनुभव, इन दोनों के आधार पे आप चूज करेंगे। ठीक है, सो 2 आप चूज कर लें, निशेष 2 चूज करें, और फिर बाद में 2 में से एक फाइनल करें। तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका अभी किस तरफ झुकाव बनता है, हाई परफॉर्मेंस। हाँ, अंदर घनश्याम टॉपिक और भी कई ले सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कि 2 दिन की कुछ टॉपिक फाउंडेशन में बताओगे, कुछ टॉपिक आप अपनी मेन वर्कशॉप में बताओगे, स्ट्रक्चर वगैरह सब में करना बताऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक बहुत सारे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अंदर। ठीक है, वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस, गुड। तो मुझे 6 में से 2 अभी आपको क्या लगते हैं जो सबसे जिसके साथ में आप रेजोनेट कर रहे हैं, वो मुझे बताएं। रिलेशनशिप एंड वेलनेस, वेलनेस फॉर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। हाई परफॉर्मेंस प्लस मनी, मनी में भी देखें आप माइंडसेट पे काम करने वाले हैं, अगर आपको दोनों आते हैं तो आप दोनों को मिश्रित कर सकते हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स ने किया भी है। वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस,
मनी एंड बिजनेस, कुछ लोग बिल्कुल भी लिख नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? क्या आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा? क्या प्रॉब्लम है? व्हाई आर यू नॉट टाइपिंग? मनी एंड बिजनेस किस किसने लिख दिया? अरुण ने लिख दिया है, दीपक ने लिखा है, रमेश ने लिखा है। 1 2 3 4 5 6। बाकी लोग हैं नहीं क्या? क्या दिक्कत है? संजय जी ने लिखा है मनी एंड बिजनेस, शैलेश ने लिखा है मनी एंड बिजनेस, जय ने लिखा है वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस। चलिए बाकी लोग भी लिख दें फटाफट। आई एम अ प्रोफेशनल एंकर, आई वांट टू ट्रेन पीपल इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग आप कर सकते हैं, यू कैन डू, बट बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी बिग मार्केट। उभरता हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मगर बहुत बड़ा मार्केट नहीं है सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग। बट आप कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। वेलनेस, मनी एंड बिजनेस। आप पब्लिक स्पीकिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके करें, इंटरनल, इनर फैक्टर्स और आउटर फैक्टर्स। इनर कौन से हैं जिन पे ध्यान देना है, आउटर कौन से हैं जिन पे ध्यान देना है, ठीक है? दोनों को ध्यान दो, दोनों को ध्यान देके करें। सेल्स एंड मनी, वेलनेस। कौन कौन रह गए? उदय जोशी जी, आपकी क्या निश है? आपने नहीं लिखा है? लिखा आपने? किस किसने नहीं लिखा है? विकास, वेलनेस, मनी एंड बिजनेस, सेल्स एंड मनी। उदय जी आपका नहीं आया अभी तक, लिखें। अरुण आपने लिख दिया है, शैलेश जी आपने लिख दिया, शिरीष आपने नहीं लिखा, मेरे तक नहीं पहुंचा है आपका। यशवंत जी, वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस। रविंदर जी, सेल्स एंड मनी। प्रशांत जी आपने नहीं लिखा है। एवरीबडी हैज टू राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। चैट में प्रॉब्लम है क्या? क्या दिक्कत है? निकिता तुम्हारा क्या है? तुमने नहीं लिखा? लिखा तुमने? तो देखिए, आपको दो फिलहाल रखने, और कल जब आप आएंगे तो दो में से एक को फाइनल करके लाएंगे कि दिस विल बी माई निश, ठीक है? वंस इट इज फाइनलाइज्ड, आपकी निश के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप बन जाएंगे, सो दैट कि आप जो भी सीखते हैं उसको जो प्रैक्टिस करना है वो आप लोग ग्रुप वाइज प्रैक्टिस करेंगे उसकी। डन, सबको क्लियर है? तो कल हम मार्केट वैलिडेशन करेंगे और आइडियल कस्टमर अवतार क्रिएशन करेंगे, दो स्टेप हम करेंगे।
निकिता अभी भी नहीं लिखा तुमने, क्या दिक्कत है? तुम्हारा चैट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? लिखा है तुमने? लेकिन मेरे यहाँ पे क्यों नहीं पहुंच रहा? आप में से कुछ लोगों का चैट, कुछ मेरे ख्याल से बग है। चलिए मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आपको बता दें मुझे कौन सा है आपका। आज कुछ चैट में बग है, मुझे सबके दिख नहीं रहे इसलिए। सर मैंने 3 बार लिखा, फर्स्ट सबसे पहले मैंने ही लिखा था, बट हाँ लेकिन नहीं, द पता, मेंटल वेलनेस फॉर वर्किंग वुमेन एंड हाई परफॉर्मेंस। मेंटल वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस, ये दो आपने चूज करी है, गुड। तो आप देखें कि ये दो अभी चूज करके रखेंगे आप, इसमें से एक इसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, ठीक है? किसके साथ? दो अप्रोच होती है, देखिए, एक होती है मार्केट ड्रिवन और एक होती है सेल्फ ड्रिवन अप्रोच। मार्केट ड्रिवन अप्रोच होती है जिसमें आप ये देखते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है। सेल्फ ड्रिवन होता है कि मैं कितना पैशनेट हूं उस टॉपिक को लेके, ठीक? तो कई लोग, सर मैं सेल्फ लव को लेके बहुत पैशनेट हूं, मैं सेल्फ लव सिखाना चाहता हूँ। लेकिन क्या लोग सीखना चाहते हैं? तुम तो सिखाना चाहते हो, ठीक है? तो अप्रोच जो है वो दोनों की मिश्रित अप्रोच होना जरूरी है, ठीक है? बैलेंस होना जरूरी है, मार्केट ड्रिवन और सेल्फ ड्रिवन। तो आप मार्केटिंग करते हैं मार्केट ड्रिवन के हिसाब से, और अंदर आप सेल्फ ड्रिवन चीजें सिखा सकते हैं। जैसे टी हार्वेकर मिलेनियर माइंडसेट इंटेंसिव चलाता है, मिलेनियर माइंड इंटेंसिव, और उसकी वर्कशॉप के अंदर वो फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करा रहा होता है। तो एक बात कहता है कि अगर मैं बाहर लोगों को कहूं आओ सब मिलके फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करेंगे, तो कितने लोग आने वाले हैं? So market on the basis of what market needs and teach on the basis of how it is close to you. ठीक है? This is the approach. ठीक है? अंदर आप अपनी पसंद के टॉपिक सिखा सकते हैं, बोनस में डाल सकते हैं, मेंटरशिप सेशंस में डाल सकते हैं, इन सब में आप अपनी पसंद के टॉपिक डाल सकते हैं। लेकिन मार्केट में मैसेजिंग वो रखें जो मार्केट को चाहिए, ठीक है? तो जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, ये अपने आप में, इसकी सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई मरा जा रहा है कि कोई आकर के मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखा दे तो मजा आ जाए। मैं दिन रात पेन में रहता हूँ क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आ रही है, परेशानी हो गई है मेरे जीवन में क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती मुझे। ऐसा आपको कोई दिखेगा नहीं कि जो पेन में है, राइट? ये एक एस्पिरेशनल स्किल है, राइट? तो आप इसको कैसे अटैच करेंगी? आप इस तरीके से इसको टारगेट करेंगी कि आप क्या एक कोच हैं, ट्रेनर हैं, राइट? या फिर आप एक सेल्समैन हैं जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, राइट? एंड क्या आप अपनी, जितने भी सेल्समैन हैं या कोचेज हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको पब्लिक स्पीकिंग की बहुत जरूरत होती है, राइट? तो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है ये सेल्समैन, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इन ये सब आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। और आपकी मैसेजिंग ये नहीं होगी कि पब्लिक स्पीकिंग सीखो, आपकी मैसेजिंग ये होगी कि अगर आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हो, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी और यही स्किल आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करेगी, राइट? तो कम्युनिकेशन को बेस बनाते हुए उसका एक हिस्सा आप पब्लिक स्पीकिंग का लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तब फिर वो रेलिवेंट हो जाएगी मार्केट के साथ में। क्योंकि कोई इंसान सुबह उठ के दर्द में उठ नहीं रहा और उठ के ये नहीं सोच रहा कि काश आज मुझे पब्लिक स्पीकिंग आ जाती तो बहुत बढ़िया रहता, राइट? सेल्स का दर्द इंसान हर रोज फेस कर रहा है, रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी हर रोज पेन में है उसके, पैसे की कमी से जो रातों को नींद उड़ रही है वो हर रोज है उसके अंदर। तो मतलब जो कस्टमर है वो बड़ा अर्जेंटली लुकिंग फॉर सोल्यूशन है, राइट? चलिए, कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए। अभी तक जो आज पढ़ा इसमें कोई सवाल है तो जस्ट वेव योर हैंड सो दैट। यस घनश्याम जी बताएं। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हम अपनी निश अगर चॉइस सिलेक्ट करते टाइम अगर हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने के लिए जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, ये सोचना जरूरी है क्या? लोगों को सॉल्यूशन देते देते वो प्रॉब्लम हम खुद ना अट्रैक्ट करना करे, ऐसा कुछ? मतलब ऐसा होता तो फिर कोई हार्ट का डॉक्टर ही ना बनता। मतलब आपको कैसे लग जाएगी, मतलब लोगों को सॉल्यूशन दे हमेशा, व्हाइल हीलिंग अदर्स यू हील योरसेल्फ। लेकिन मैंने सुना है सर, अगर कैंसर के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को ही ज्यादा कैंसर होता है, क्योंकि दिन रात वो कैंसर के बारे में सोचते हैं और कैंसर उनको
जल्दी से हो जाता है, कौन सी डायरेक्टली स्टडी है ये? अट्रैक्ट करते कौन हैं। सी स्टडी है ये और कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ये कहा है? जो भी ये लोग हैं उन्हें कहें कि थोड़ी पढ़ाई करें, ठीक है, एजुकेट हो, ठीक है, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। कैंसर के अपने कारण होते हैं। कैंसर कोई छूत से फैलने वाली बीमारी है क्या? छुआछूत की बीमारी है क्या? कोरोना फैल सकता है, ठीक है। तो कैंसर थोड़ी कोई छुआछूत की बीमारी है, मतलब कैसे, मतलब अगर वो हम अपने पेशे में अगर बबल शील्ड खुद को ठीक से नहीं कर पाएंगे तो लोगों का प्रॉब्लम हमारे दिमाग में रहेगा और हमारे घर में चलाएगा, ऐसे में बात करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उल्टा उल्टा होता है इसका, वाइल हीलिंग अदर्स यू हील योरसेल्फ। लोगों को हील करते हुए आप एक्चुअली खुद को हील कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज आप रखें कि एसोसिएट ना हो उसके साथ में। अगर एसोसिएट हो जाएंगे कि उसके दर्द में ही खो जाएंगे आप, तो आपको परेशानी में आप हो सकते हैं। आप दुखी हो, दुखी इंसान को देख के दुखी हो सकता है इंसान, राइट। मगर आप अगर दुख, आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, आप तो सोल्यूशन पे फोकस रखें कि इस बंदे को मुझे सोल्यूशन क्या देना है। आप अपना फोकस सोल्यूशन पे रखें तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो कैंसर का डॉक्टर कैंसर के बारे में नहीं सोच रहा है, वो कैंसर को हटाने के बारे में सोच रहा है। दोनों में अंतर है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, तो सोल्यूशन पे फोकस रखना है अपना। यस विभूति, बताएं। Hello. यस। Sir, actually, I want to share my experience. मेरे साथ अभी हुआ. I was hosting Credai Vadodara. It's a government event. It's a very, very huge event. There was lakhs of people there. हमारा शो खत्म हुआ था. It ended around 9:15, the finale day, last day. And I was leaving from my show. तो अचानक से मुझे दोबारा से कॉल आया जो ऑर्गेनाइजर्स का, प्लीज कॉल बैक योर एंकर, और उनको कुछ अनाउंसमेंट करना है. मैंने कहा इट वाज अ स्मॉल अनाउंसमेंट बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड एट द क्रेडाई इवेंट एंड इट वाज अ स्मॉल अनाउंसमेंट. मैंने कहा तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. तो बट उन्होंने, ऑर्गेनाइजर ने इंसिस्ट किया कि द वे एंकर इज टेलिंग, द वे एंकर इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स, इट्स फार फार बेटर, सो प्लीज कॉल हर अगेन. और ये एक्सपीरियंस मेरा पहला नहीं है. पब्लिक स्पीकिंग मैंने इसलिए चुना है क्योंकि देयर वाज वन और टू ऑफ माय शोज जहाँ पे देयर वाज एम्प्टी स्पेस and many professionals were there. तो उन्होंने मुझसे इंसिस्ट किया कि आप जिस तरीके से बोलती हैं या स्टेज पर आती हैं या बात करती हैं, तैयारी करती हैं, प्लीज वो हमारे शेयर करिए. हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि आई हैव टोल्ड देम प्लीज सर प्लीज बी ऑन स्टेज. दे उससे कि नहीं हम स्टेज पे नहीं बोल सकते बिकॉज दे कैन टॉक 1-to-1, उनको इनकी एक्सपर्टीज है. But on stage, they cannot speak. But that was the point. I decided I will train people in public speaking, either they are corporates, either students, because coming from a law background, this stage was my first love. And this profession, I have not chosen, this profession chose me. मैंने एक शो किया, उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे ऐसे करके मैंने अब तक 100 शोज कर लिए. पब्लिक स्पीकिंग भी मैंने चूज नहीं किया कि मेरे पास अपने आप आया. फिर आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं इसमें आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि आपने कहा दिस इज नॉट अ वेरी वास्ट मार्केट. हाँ, मार्केट बड़ा नहीं है, ये सच्चाई है पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। क्योंकि आज तक कोई वर्ल्ड लीडर उभर के नहीं आया इस टॉपिक पे कि कोई वर्ल्ड लीडर हो जिसको आप एज अ लीडर समझ सके। ना कोई नेशनल लेवल कोई फिगर आया है अभी इस पे, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग इज अच्छी है, उभरता हुआ मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन आप मार्केट बना सकती हैं अगर आप इतनी पैशनेट हैं तो यू कैन ट्राई टू क्रिएट अ मार्केट फॉर इट। बट मैंने कहा कि आपको मैसेजिंग पब्लिक स्पीकिंग की नहीं रखनी होगी, आपको मैसेजिंग चेंज करनी होगी कि इस स्किल को यूज करके आप, पॉलिटिशियन क्या यूज कर सकता है, एक वो मैसेजिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। So yes, just that the point, वो मैंने आपका कैच करा है अभी कि वो पॉइंट मेरे को चेंज अपने करना है. मार्केटिंग मैसेज में वो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान पब्लिक स्पीकिंग मुझे सीखनी, इसके लिए कोई अर्जेंसी नहीं है लोगों के अंदर, ठीक है। सब पर मैं आपको देखना, इवेंट्स में सॉरी. जैसे हुआ, कोई बंदा इवेंट में हुआ, तो इवेंट, एक बंदा कितने इवेंट में जाता है? आपके पास एग्जांपल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हैं, इसलिए आप रेगुलरली इवेंट्स में जाती हैं, तो आपको इस तरीके के लोग मिल रहे हैं, राइट। बट जो इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा मार्केट इसमें नहीं है। मगर
उभरता हुआ मार्केट है, मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मार्केटिंग मैसेज और एंगल बदलना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इससे कैसे इन्फ्लुएंस बनता है, इससे कैसे कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, इससे कैसे इनकम बढ़िया होती है, उस तरीके से आपको इसे समझाना पड़ेगा। एंकरिंग के एंगल से नहीं समझाना पड़ेगा, इस एंगल से समझाना पड़ेगा, ताकि पॉलिटिशियंस और सेल्स पीपल, बिजनेसमैन, इन सब के लिए आप कर सकती हैं। इवन कोचेस के लिए भी, कई कोचेस को भी जरूरत होती है, राइट। तो इन सब के लिए आप कर सकती हैं। जैसे गुनी गुरु में भी एक पब्लिक स्पीकिंग का हम ध्रुव का प्रोग्राम रखते हैं, राइट। तो ध्रुव जैसे करता है पब्लिक स्पीकिंग पे, तो आते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, बट मैसेजिंग वैसी रखनी पड़ेगी आपको उसमें, ठीक है। Okay, sir. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you. यस प्रशांत जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट ओके टू टारगेट corporates and employees at the same time, because there may be some common needs, like employees want to advance their career by learning some specific skills. देखिए कॉर्पोरेट और एम्प्लॉइज में ऐसा है कि कॉर्पोरेट तो B2B है, उसकी टारगेटिंग ओपन में वैसे भी नहीं है, उसका मेथड ही अलग है अप्रोच करने का, ठीक है। तो कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल्स को दोनों साथ में लेके आप चल सकते हैं, वो साइड बाय साइड का, जैसे स्टूडेंट और स्कूल्स को साथ में लेके चल सकते हैं। स्टूडेंट की निश में भी स्कूल और कॉलेजेस B2B हो जाता है, राइट। तो आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट कोई ओपन मार्केट नहीं होगा, कॉर्पोरेट B2B होगा। तो आपको कोई बंदा भेजा कॉर्पोरेट में प्रपोजल लेकर के, बोला कि आपके एम्प्लॉइज के लिए प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। और ओपन में आप फेसबुक में वेबिनार करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो कई बार वहां पे कोई आएगा बंदा, वो आपका कॉर्पोरेट में रखवा देगा। तो कॉर्पोरेट के लिए एक्चुअली ओपन मार्केट में कोई मैसेजिंग करने की जरूरत नहीं है, वो B2B सेल्स पर्सन हायर करके उसको अलग अलग जगहों पे भेजने की जरूरत है, फिर वो आपके लिए डील्स लाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप अपना ब्रांड बड़ा बना लीजिए। ब्रांड अगर बड़ा बन जाएगा तो लोग ही आपको सर्च करते हुए आएंगे, और लोग ही सर्च करते हुए आपसे कोई ब्रांड डील करेगा, कोई कॉर्पोरेट इवेंट करेगा, ठीक है जी यस राहुल छावरा जी बताएं। Sir, good evening. गुड इवनिंग जी। Sir, I think you are not getting my messages. I tried my identify मैं these काफी two. सारे लोगों के मैसेज नहीं लग रहे, मुझे समझ में आ गया कि काफी I सारे think I have tried 5-6 times. फिर reactions में भी मैंने कुछ hand raise किया, वो कुछ भी कुछ शायद प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, शायद चैट पे Right. So, sir, I have identified my needs as high performance and high performance for working professionals. And second is sales. So I think, as you suggested, that by tomorrow you have to make out a filter and you have to choose one. So I think I should go for both high performance and sales, because both are somewhere correlated with each other. देखिए कभी भी एक टाइम पे दो नहीं जाने का, ठीक है। Okay. क्योंकि हाई परफॉर्मेंस फॉर हुम एंड सेल्स फॉर हुम। हाई परफॉर्मेंस में और भी कई ऐसे पेन पॉइंट है जो सेल के पेन पॉइंट नहीं है, ठीक है। दोनों कभी भी साथ में नहीं होगी, एक टाइम पे एक ही निश पे आप करेंगे। भले ही हाई परफॉर्मेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स आप रख दें, और फिर जब एंटरप्रेन्योर्स आए उन्हें अपसेल के अंदर आप सेल्स का प्रोग्राम सेल कर दें, लेकिन फ्रंट में पोजीशनिंग डाइल्यूट नहीं करनी है 2-3 टॉपिक करके, ठीक है। फ्रंट पे एक्सपर्टीज एक ही की रहेगी, जिसपे आपका मार्केटिंग मैसेज चलेगा। बैकएंड में आप कुछ भी सिखाएंगे, बैकएंड में आप कुकिंग भी सिखाएंगे तो भी चलेगा। Right. Means front face should be one. You are suggesting that should be फ्रंट पे एक ही चीज होनी चाहिए, ठीक है। right. Right. फ्रंट पे पोजीशनिंग एक रहनी चाहिए। सपोज अभी आप वहाँ आएंगे, सपोज अहमदाबाद आएंगे, और मैं एक एडवांस लेवल योगी भी हूँ, तो मैं अगर कहूँ आपको मैं योगा सिखाऊंगा तो आप लोग नहीं आएंगे क्या योगा में? बैकएंड में मैं आपको जो सिखाऊंगा आप आएंगे? बोले हाँ। सुबह जल्दी आओगे? बोले हाँ आऊंगा। योगा सीखोगे? हाँ सीखेंगे योगा। Right. तब आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि भाई आप क्या सर्टिफाइड योगाचार्य हो क्या, लेकिन मैं फ्रंट में आके बोलूंगा कि आते हो क्या सब लोग योगा सीखने, तब आप पूछेंगे भाई क्या क्वालिटी है आपकी, क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन सा योगा। अभी आप तो एनएलपी करते थे, ये क्या योगा भी सिखाते हो, एनएलपी सिखाते हो? कि आप खुद डायरेक्शन ले, सो आप हमें क्या सिखाओगे? आपकी खुद की डायरेक्शन तय नहीं हो रखी कि किधर जाना है, ठीक है। Right. हाँ, तो लोगों को क्या स्पेशलिस्ट पसंद है आज की डेट में, कि एक तो होता है ना डॉक्टर जो गला भी ठीक कर रहा है, कान भी ठीक कर रहा है, पैर भी ठीक कर रहा है, पेट का दर्द भी, सर दर्द की गोली भी दे रहा है, एसिडिटी की गोली भी दे रहा है, जुकाम की गोली भी दे रहा है, और एक So हार्ट he's वाला called थोड़ी, as well as
हार्ट वाला सर्जन थोड़ी knowledge. किसी दिन कहता है कि चलो आज कस्टमर नहीं आ रहे, तुम्हें जुकाम है, तुम्हें जुकाम की गोली देता हूँ आज तुम्हें। Exactly. वो नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर उसके परिवार के लोग हैं, वो कभी फोन पे पूछेंगे भाई जुकाम उकाम हो गया क्या करना है, तो अगर उसे पता है तो कह देगा ये वाली गोली ले लो। लेकिन Right. फ्रंट पे वो पोजीशनिंग ये नहीं रख सकता है। फ्रंट की पोजीशनिंग Exactly. आपको सेम रखनी पड़ेगी। तो Got फ्रंट your point. पोजीशनिंग वो रखें, बैकएंड में आप जो भी पढ़ाना चाहें, आपका एक बार आपके मेंटर के साथ में रिश्ता बन जाता है, तो उसके बाद में मेंटर जो आपको सिखाना चाहता है, आपको सीखना पसंद आता है, वो वाली बात है। तो फ्रंट Right. में एक ही लेना है, फ्रंट में मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। कॉर्पोरेट Okay. और वर्किंग प्रोफेशनल इसलिए मिक्स हो सकते हैं क्योंकि उसका कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं चलाना है आपको। That will be जैसा भी आपको B2B जाना है, बंदा जाके कॉर्पोरेट में बात करेगा। स्कूल वाले में भी मिक्स हो सकती है, दोनों में निश तो स्टूडेंट ही है, बस अप्रोच ही तो अलग हो रही है। पैसा ही तो बस किसी और से ले रहे हो, डायरेक्टली कंज्यूमर से ना लेकर के आप किसी और से पैसा ले रहे हो, बस इतना ही तो फर्क आ रहा है। Right. लेकिन मार्केट में अपने मैसेज को डाइल्यूट ना करें तो बढ़िया है, वरना आप यू विल बिकम ए जर्नलिस्ट, एक जनरल आप बन जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज होती है, वंस यू हैव बिकम अ ब्रांड, योर नेम हैज बिकम अ ब्रांड, कि लोग जब आपको जानने लग गए, आपके नाम को जानने लग गए, फिर कुछ भी पढ़ाओ आप चलेगा। एक बार आप ब्रांड बन गए, ठीक है। आज अगर मैं कल रेकी का कोर्स लॉन्च कर दूं मार्केट के अंदर, आज एनएलपी आप में से कईयों ने मेरा अटेंड किया होगा, 2-2 हजार लोग, 1500 लोग आते हैं, ठीक है, 2-2 जूम मुझे रखने पड़ते हैं। मैं आज रेकी रख दूंगा तो भी आपको वही 1500-2000 मिलेंगे। मैं पब्लिक स्पीकिंग रख दूंगा तो भी 1500 लोग मिल जाएंगे। मैं अगर चक्रा हीलिंग रख दूं तो भी वहां पे आपको 1000 लोग मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब नाम बन चुका है, तो अब मैं जो भी लेकर के आऊंगा लोगों को लगेगा कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग होगा, जाते हैं करते हैं। इसलिए टोनी Right. रॉबिन्स भी बिजनेस कोचिंग भी दे रहा है आज की डेट में, फाइनेंसिस कोचिंग भी दे रहा है, ये स्पोर्ट्स स्पीक परफॉर्मेंस भी दे रहा है, सब करता है, लेकिन शुरुआत में नहीं करता था। Who sir? Who? किसका नाम लिया आपने? टोनी रॉबिन्स। Oh yeah, yes. Yeah, yes. Now it's a name. Now it's a brand. So तो everybody एक बार goes ब्रांड about बन it. गए तो फिर आप कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लोग Exactly. एक्सेप्टेंस देते हैं। लेकिन तब तक थोड़ा सा बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में अपनी मार्केट की पोजीशनिंग करें। और ऐसा नहीं है कि ये आपकी फाइनल निशी होती है, ठीक है। लोग क्या That can be changed. बैटल ग्राउंड में जाने से पहले सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हाई परफॉर्मेंस की नीड है मार्केट में, लेकिन मे बी दे डोंट लाइक यू इन हाई परफॉर्मेंस, सो मे बी देन यू हैव टू पुट सेल्स इन फ्रंट, देन यू हैव टू चेक विद सेल्स। क्योंकि 2-3 महीने के अंदर कोई ब्रांड नहीं बनता है, ब्रांड बनने में समय लगता है। ठीक है, समय तो लगता 2-3 महीना आप टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि क्या मेरी ऑडियंस मुझे किस रूप में एक्सेप्ट करना चाह रही है। तो बहुत सी चीजें हो सकती है कि आपके पढ़ाने के तरीके जो हैं, आपकी सिंप्लिसिटी, सरलता क्या है, आपकी स्टाइल कैसी है। मे बी कई लोग मनी में थोड़ा स्टाइलिश बंदा हो तो उसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, ड्रेसिंग सेंस वगैरह बढ़िया हो, थोड़ा हाई फाई लग रहा हो तो शायद जल्दी आएगा। अब एक साधारण सा सरल इंसान जाके अगर मनी पे कोर्स सिखाने लगेगा तो उससे शायद नहीं आएंगे लोग। तो जनता, मनी की डिमांड तो है मार्केट में, आपने पैसा भी कमाया है, मगर आपका सेंस और फैशन स्टाइल वैसा नहीं है कि जनता रेजोनेट करे उससे, तो कई बार जनता आपको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो कौन सी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है वो सिर्फ जनता ही डिसाइड कर सकती है, जनता विल डिसाइड। ठीक है, तो इसलिए जनता डिसाइड करेगी, इसलिए हमें एक को लेकर के चल जाना है मार्केट में, एंड देन लेट द मार्केट रिस्पॉन्ड, मार्केट को रिस्पॉन्ड करने दें कि मार्केट किस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो कई बार चेंज करना पड़ता है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, चंपका और हेमंत करके हैं, उन्होंने जब शुरू किया था तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी से शुरू किया था और उसमें उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, तो पहले 9,000 की प्राइस में चालू किया वेबिनार, 9,000 से फिर उन्होंने 4,000 पे किया, 4,000 पे रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर 2,500 तक की प्राइस पे ले आए और कम लाए, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिला। 3-4 महीने काम किया इस पे, कभी ब्रेक इवन होता था, कभी लॉस लगता था, कभी ब्रेक इवन, कभी लॉस। फिर बाद में इन्होंने चूज करा एंजाइटी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। सिर्फ एक प्रॉब्लम, एक निश, कोई डिप्रेशन नहीं, स्ट्रेस नहीं और कोई दूसरी प्रॉब्लम ही नहीं, ओनली एंजाइटी, ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, और उसमें भी 1-to-1 वेबिनार, नहीं 1-to-1। ठीक है, आज की डेट में दे आर अर्निंग अराउंड 5 to 7 लाख रुपीज पर मंथ।
चंपका की उम्र है 27 साल, हेमंत की उम्र है 24 साल। Okay. ऑलमोस्ट 5 to 7 लाख रुपीज एवरेज पर मंथ पिछले 9-10 महीने से लगातार कर रहे हैं। And how much time he took, sir, to reach this level? Means 1 साल टाइप, preparation. 1 साल जितना लगा, 1 साल में 7 लाख पे है। चौथे 5वें महीने से पॉजिटिव हो गए थे, आराम से 50,000 से 2 लाख रुपया कमा पा रहे थे। कुछ महीने 50,000 से 2 लाख के बीच में रहा, फिर स्केल किया, और अभी उनकी बातों में ऐसा आ गया है कि मुझे कहते हैं कि ये साल जब अक्टूबर नवंबर आएगा तब तक 25 लाख रुपए महीना करेंगे, ऐसे प्रोजेक्शन देते हैं मुझे कभी मिल करके। Wonderful. ठीक है, तो खुशी होती है जब वो बिलीव Yes. आ गया ना, करके थोड़ा बहुत करके देख लिया तो फिर बिलीव आता है। Right. जबकि यही जब शुरुआती दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे, कह रहे होगा कि नहीं होगा सर, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई टोल्ड देम कीप एक्सपेरिमेंटिंग। जब मार्केट में इतने सारे लोगों का हो रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं होगा? Exactly. ठीक है, अगर तुम्हारा नहीं हो रहा मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है, राइट? Right. यानी उसको ठीक करो, करेक्ट करके गेम में बने रहो। गेम में बने रहोगे तो क्रैक हो जाएगा। And I think it depends. It lot more depends on that. सही mentor आपको अगर मिल जाता है तो then you can go through. Means that is my personal belief. सही किसी भी सही चीज में, मेंटर भी, किसी और भी में। बंदा खुद भी कोचेबल होना चाहिए। कुछ लोग Right. कोचेबल नहीं होते हैं। हम्म। क्या सारे लोग ही जो हमसे पास करके निकलते हैं क्या सभी सक्सेस को हासिल करते हैं? जी नहीं। हाँ, हम नहीं चाह के भी करते। सबको सक्सेसफुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी इंसान के हाथ में सक्सेसफुल बनाना होता तो अमिताभ बच्चन का बेटा भी सक्सेसफुल होता और सुनील गावस्कर का बेटा इंटरनेशनल नहीं खेल रहा होता। Right. क्रिकेट में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उसको नहीं दिया गया होगा, हम्म। राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटरशिप, इट्स अबाउट द पर्सन शुड बी कोचेबल एज वेल, कि बंदा भी कोचेबल होना चाहिए कि वो कितना कोचेबल है। ज्यादातर जो लोग कोचेबल होते हैं, जैसा ऐसा बताया जाता है वैसा वैसा एक्शन कंसिस्टेंटली लेते हैं, उनकी नैया पार हो जाती है। जो लोग कोचेबल नहीं होते, दे वांट टू बी रिजिड विद देयर बिलीफ सिस्टम, कुछ अपने ही बिलीफ सिस्टम के साथ में रिजिड रहते हैं, जो चेंजेस कहते हैं उन चेंजेस को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर डिफिकल्ट हो जाता है, और कुछ नहीं है। And sir, just one last small question. Suppose if I choose high performance as a niche, so and that will be for working professionals. Means say people working into FMCG, pharma, banking. Since I'm from banking sector, Yes. I have worked around 17 years in banks only. So that should be the language should be either English, either Hindi, or a mix of both. मिक्स What रखें, type नॉर्मल of भाषा जो बात करते हैं आप वही रखें, प्योर इंग्लिश में कम से कम करें, क्योंकि प्योर इंग्लिश का मार्केट बहुत कम है इंडिया में। आज कई बड़े बड़े इंग्लिश के ट्रेनर हैं जो अब धीरे धीरे हिंदी सीख रहे हैं। अब उन्हें हिंदी सीखनी पड़ रही है, उन्होंने सालों तक इंग्लिश में काम किया है, अब नॉर्थ इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए दे हैव टू लर्न हिंदी। तो सिंपल भाषा रखें जिसमें ज्यादा लोग कनेक्ट कर सके। And I think the people, those who are into salary bracket of, yeah, those who start their career early and they are in a salary bracket of say 15,000 से लेके up to 40,000. So they people are generally not very मतलब उनका education level is not that kind of that they are very well versed नहीं, of ऐसा English and डिपेंड all. नहीं करता है, एजुकेशन लेवल का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप साउथ इंडिया में जाएं तो वहां पे हर कोई इंग्लिश बोल रहा होता है। ठीक है, ये साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का मामला है। ठीक है, Okay. ज्यादातर साउथ इंडिया में अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है, तो आप अगर केरला हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, ठीक है, इन जगहों पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्योंकि उनको इतना नहीं हिंदी में यूज होता तो उनको हिंदी कम आती है, मगर इंग्लिश में वो अच्छे होते हैं। तो अपनी रीजनल भाषा और इंग्लिश ये दो उनकी अच्छी होती है। हिंदी थोड़ी कई बार टूटी फूटी होती है, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आती, मगर ऐसे बहुत कम है जिन्हें हिंदी बिल्कुल समझ भी नहीं आती है। नहीं बोल सकते ऐसे हैं कई, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आती ऐसा कम तबका है। तो इसलिए हिंदी लैंग्वेज रखते हैं तो आप काम चला सकते हैं आप। Okay. ठीक है, यस, वेलकम, डन। तो आप देखें, कल फिर मुलाकात होगी। कल जब आप लोग आएंगे तो अपना एक निश फाइनल करके आएंगे और मुझे वजह बताएंगे कि आपने ये क्यों फाइनल किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो वजह के